नमस्कार सभी साथियों, मैं मानसी यादव एक बाराबंकी शहर के प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर हूँ। साथ ही में उसी में एक विंग है JR एजुकेशनल एकेडमी, मैं उसमें प्रिंसिपल भी हूँ और साथ ही साथ जिले में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी शिक्षक सभा से। इधर मैं कई दिनों से काफ़ी परेशान थी। मैंने कई अपने जानकार लोगों से भी बात करी कि किसान विधेयक बिल जो बीजेपी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसमें क्या कमियां हैं और ऐसा क्या पॉलिसी लेकर के वो आए हुए हैं जिससे विपक्ष बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहा है। सभी विपक्ष पार्टियां एक साथ किसान के साथ, सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और अपने कई जानकार जो किसानों के साथ जुड़े हुए किसान भाइयों को उनके अधिकार बताते रहते हैं, बीजों को लेकर के उन्हें समझाते रहते हैं, खासकर रासायनिक खेती से उन्हें दूर करना चाहते हैं। तो कई ऐसे जानकार लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से खेती को भी एक प्रकार की रणनीति के साथ प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, किसानों के साथ कितना बड़ा छलावा करने जा रही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कृषि विधेयक क्या है और इसका क्यों हो रहा है विरोध। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा, क्योंकि जब हम कभी भी अपनी बात रखें तो उसके विषय में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा विरोध तो इसका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई राज्य के किसान भी खेतों पर उतर आए हुए हैं और इस विधेयक को लेकर के काफ़ी विरोध हो रहा है। मैं बताना चाहूँगी आपको कि तीनों बिल जो है लोकसभा में पास हो चुके हैं। किसान इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी जो सरकार है वो उसके वर्तमान की सरकार पर निशाना भी साध रही है, लेकिन इस विधेयक को किसानों के हित का बता रही है भारतीय जनता पार्टी। जब मैंने इसका निरीक्षण करना शुरू किया, तमाम डाटा बटोरना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में यह जो बिल जो है किसान विरोधी है, किसान के हित की ये बात नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम सब ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों विधेयकों को, जो तीनों विधेयक आए हुए हैं, उन तीनों विधेयकों में मुख्य प्रावधान क्या दिया गया है। सबसे पहला जो विधेयक इन्होंने रखा है संवर्धन और सरलीकरण, यानी कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, और इसका इन्होंने नाम क्या दिया है, संवर्धन और सरलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम सब इसके विषय में जानते हैं। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने बनाने का प्रावधान किया गया है कि जहां पर किसानों को और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इस प्रावधान में पहले समझिएगा, इस प्रावधान में किसान को और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। प्रावधान में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच में व्यापार करने की बात कही गई है। दो राज्यों में व्यापार करने की बात कही गई है और कुल मिलाकर के ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात ये करते हैं। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की बात को जो है कम करने के लिए कहा गया है। तो अगर ये बताइए, एक किसान के पास अगर 2 कुंटल गेहूँ है, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर वो 2 कुंटल गेहूँ है तो वो दूसरे राज्य में तो बेचने को जाएगा नहीं, उसे तो अपने राज्य में ही बेचना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग की जो बात हो रही है, कुल मिलाकर के इनका ये ध्येय है कि दूसरे देशों से सामान मंगाया जाए और यहाँ से दूसरे देशों में सामान को बेचा जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ों की खेती को कम करा करके एक ही खेती करा दी जाए और उसी खेती से जो है ये ट्रेडिंग में काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। तो एक प्रकार से काला बाजारी को बढ़ावा देने का काम ये करेंगे, इस प्रावधान के जरिए होगा। जबकि इनका कहना है कि इससे ट्रेडिंग बढ़ेगी तो सरकार की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। दूसरे विधेयक की अगर हम बात करते हैं तो सशक्तिकरण और संरक्षण की बात हो रही है। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक की बात हो रही है। तो इस विधेयक में 2020 में ये विधेयक पास हुआ है, इसलिए इसका नाम इन्होंने दिया है सशक्तिकरण व संरक्षण विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होगा कि कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवा, कृषि बिजनेस, फार्म प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ा जाएगा। अब इन्होंने बताया है कि इसमें जो है सरकार क्या करेगी
किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी, तकनीकी सहायता देगी, फसल स्वास्थ्य की निगरानी रखेगी, फसल सुरक्षित रहे उसकी निगरानी रखेगी, किसानों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मैं सबसे पहला प्रश्न आज की वर्तमान सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि कितने सरकारों की जो फसलें डूब जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो आप कितने सरकारों को उनकी फसलों का मुआवजा देते हैं? सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगी। दूसरा, कितने किसानों को आप तकनीकी के माध्यम से, संचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से उनको फसलें उगाने का तरीका बताते हैं? कितने लोगों को ऐसा सब जानकारी उपलब्ध कराते हैं? जब आप ये जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, आप किसानों को उन्नति बीज, उन्नति खेती के बारे में अवगत नहीं करा पाते हैं, तो हम आपसे कैसे उम्मीद करें कि किसानों को भी इसका लाभ सुनिश्चित करा पाएंगे? तीसरे बिल की अगर हम बात करते हैं तो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल, यह बिल तो इतना घातककारी है जिसमें किसान अपनी खेती से ही वंचित हो जाएगा। सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं अपने लाइव वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास करूँ कि पहले हम उन 3 विधेयकों को जानें कि जो इन विधेयकों को ये पास किया गया है संसद में और किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। इस बिल में इन्होंने क्या किया है कि जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, खाद तेल है, प्याज है, आलू है, उनको आवश्यक चीज़ों से हटा देंगे, आवश्यक सूची से हटाने का काम करेंगे। प्रावधान इसमें माना जा रहा है कि विधेयक में किसानों को ऐसा करने से किसानों को उनका सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाज़ार में जब स्पर्धा बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी बिकेंगी, किसानों को उसका उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन कैसे उचित मूल्य मिलेगा, इस बिल में सरकार ने इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया है। अब आइए हम बात करते हैं क्यों हो रहा है विरोध क्यों हो रहा है। कृषि मामलों के जानकार हैं जो देवेंद्र शर्मा जी हैं, वो उनका कहना है कि किसानों के लिए चिंता जायज़ है। जो ये बिल आया है इसमें किसानों के लिए चिंता जायज़ है। जिन उत्पादों पर किसान को एमएसपी नहीं मिलती है, यानी मंडी मूल्य नहीं मिलता है, एमएसपी नहीं मिलती है, उन्हें क्या वो कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। जब कम दाम पर वो बेचने को मजबूर होंगे तो किसान को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि पंजाब में जो गेहूँ होता है और जो चावल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा एफसीआई के द्वारा खरीदा जाता है और एफसीआई के द्वारा पैदा भी किया जाता है। अब जब एफसीआई उसे खरीदता है तो कहीं ना कहीं किसान को उसका लाभ मिलता है, लेकिन जब कम मूल्य पर वो बिकेगा, एफसीआई नहीं खरीदेगा, मंडियों में वो सामान नहीं मिलेगा, तो किसान कहाँ वो सामान बेचेगा? वो तो बिचौलियों के बीच में पिस जाएगा ना, उसको तो उसकी लागत भी नहीं मिलेगी। अगर हम एक सर्वे रिपोर्ट उठा कर के देखते हैं तो 2019 और 20 में के दौरान जो रबी की फसल की मार्केटिंग सीज़न हुआ था, जो मार्केटिंग सीज़न उसका आया था, तो उसमें केंद्र के द्वारा खरीदे गए गेहूँ करीब मैं फिर से बोलना चाहूँगी, मार्केटिंग सीज़न में केंद्र के द्वारा खरीदे गए करीब 341 लाख मीट्रिक टन गेहूँ में से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति जो की गई थी वो पंजाब के द्वारा की गई थी। प्रदर्शनकारियों को यह डर है कि एफसीआई अब राज्य की मंडियों से नहीं खरीद पाएगा। जब राज्य की मंडियों से नहीं खरीद पाएगा तो जो एजेंट होंगे, जो आढ़ती होंगे, तो उनको क्या होगा कि करीब 2.5% के कमीशन का घाटा होगा। साथ ही साथ राज्य भी अपना 6% कमीशन खो देगा। जो राज्य का कमीशन 6% होता है वो भी खो देगा। तो एजेंसी पर जो खरीद कर लगाया जाएगा तो वो सब किसानों को भी भरपाई करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के जो किसान है उसको भी जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान जो है आने वाले समय में ये होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि मंडियाँ ख़त्म होने लगेंगी। जो सरकारी मंडी है जहाँ पर जाकर के किसान अपना अनाज बेचता है, अपनी सब्जियाँ बेचता है, अपनी खाद्य वस्तु जो वो खेतों में उगाता है उनको बेचता है, धीरे धीरे वो मंडियाँ
खत्म होने लगेंगी। प्रदर्शनकारियों का ये मानना है, जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं जिनमें बड़े बड़े जानकार भी हैं और जो किसान यूनियन के तमाम वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, और जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उनका मानना है कि यह अध्यादेश जो है किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने की अनुमति देता है, जो करीब 20 लाख किसान खासकर जो जाट हैं उनके लिए झटका होगा, उनके लिए झटका होगा। क्योंकि जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो किसान क्या करेगा, जा कर के वेयर हाउसेस में अपना सामान बेचेगा। वेयर हाउसेस में सामान जो है सस्ते दामों में लिया जाएगा और जैसे ही वो किसान के हाथों से छूटेगा वैसे ही वो सामान महंगा हो जाएगा। साथ ही साथ जो मुख्य तौर पर अगर हम एक सर्वे की रिपोर्ट उठाकर देखते हैं तो जो शहरों में एजेंटों की संख्या, जो कमीशन एजेंट है, जो दलाली का काम करते हैं, एक प्रकार से ब्रोकरेज का काम करते हैं और गेहूँ चावल इन सबको बेचवाने का काम करते हैं, तो उनका भी कमीशन जो है कहीं ना कहीं एजेंटों की संख्या जो है 30,000 है, 30,000 बताई जा रही है। तो करीब 3 लाख मंडी मजदूरों के साथ साथ 3 लाख भूमिहीन खेतों के लिए भी बड़ा झटका साबित हो जाएगा। तो ये विधेयक कहीं ना कहीं किसान विरोधी है ही है। अब देवेंद्र शर्मा जी जो बहुत बड़े जानकार हैं, उनका कहना है कि ये किसान नहीं बाजार के लिए विधेयक है, ये बाजार के लिए विधेयक है। 86% जो छोटे किसान हैं, जो 86% हमारे देश के छोटे छोटे किसान हैं जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं, वो अपने ही देश में, अपने राज्य में, अपने ही नगर में, अपने ही गांव के आसपास अपना सामान बेचते हैं। तो जब वो दूसरे राज्य नहीं जा पाएंगे तो किस प्रकार से वो मुनाफा कमा पाएंगे। इसलिए देवेंद्र शर्मा जी का कहना है कि ये जो बिल आया हुआ है वो किसानों के लिए नहीं है, व्यापारियों के लिए है, बाजार के लिए है। ये एक सर्वे रिपोर्ट है। अगर आप इस बिल के बारे में देखना चाहेंगे तो आपको तमाम मीडिया पे और गूगल पे इसके विषय में तमाम चीज़ें आपको मिल पाएंगी। जो रिपोर्टें डाली गई है, जो सर्वे रिपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं ये अवगत करा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो विधेयक है ये किसान विरोधी है। बिल के मुताबिक क्या होगा कि इसमें किसान नई तकनीक से जो है नहीं जुड़ पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। नई तकनीक से बिल्कुल वो नहीं जुड़ पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। कम ज़मीन वाले किसान कॉन्ट्रैक्टर्स से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जिनके पास 1 बीघा खेती होगी, 2 बीघा खेती होगी, तो कॉन्ट्रैक्टर से वो क्या फ़ायदा ले पाएंगे, तो वो तो बिल्कुल मजदूरी के कागार पर ही पहुंच पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे आया है कि किसान अपनी ज़मीन पर ही मजदूर हो जाएगा। अब ये बताइए कि किसान विरोधी बिल है कि जिसके पास अगर कम ज़मीन है तो वो जब लाभ नहीं ले पाएगा तो वो अपने खेतों में क्या करेगा, मजदूरी करेगा। बड़ी बड़ी फार्मिंग कंट्रैक्टिंग कंपनी आकर के यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगी, किसानों से ही मजदूरी करवाएंगी। किसान अपनी खेती से वंचित हो पाएगा, ना वो गेहूँ की फसल बो पाएगा, ना धान की फसल बो पाएगा, बल्कि वो मजदूरी करेगा और वो उनके अधीन हो जाएगा। तो कुल प्रकार से एक प्रकार से मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि कालाबाजारी के लिए ये कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, जमाखोरों को वैधता मिल जाएगी। विपक्ष का विरोध जो है वो बिल्कुल जायज़ है और मैं एक समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ और कहती हूँ कि इस बिल को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है, किसान को गुलाम बनाने का बिल है। इसीलिए इस बिल को वापस लेना चाहिए या फिर इस बिल में कुछ संशोधन करके नई नीतियों को भी लाना चाहिए, जिससे किसान मजदूर न बन पाए, किसान गुलाम न बन पाए। एमएसपी से नीचे जो भी रेट फसलें खरीदी जाएं, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, कम से कम उन्हें 6 साल की सज़ा भी होनी चाहिए। बाकी तमाम संशोधन है, इसमें राय लेकर के, मशवरा लेकर के संसद में बिल पास होकर के तभी ये सामने आना चाहिए। इस प्रकार से किसी पर जबरन इस विरोध बिल को थोपना बिल्कुल नाजायज़ है। हम लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं, अपनी बात रखने का हमें पूर्ण अधिकार है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को पूर्ण करती हूँ और यहीं पर विराम करती हूँ।